हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय और अभी हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले हम वो तीनों क्वेश्चन करेंगे जो इससे पहले लेक्चर में हम किए थे। कुछ वीडियो में प्रॉब्लम होने की वजह से वो हम अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए उसी क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन ए प्लेन रिक्वायर्ड टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज 3। चलो इसको हम लोग समझते हैं पहले असर्शन को। हमें दो वेक्टर चाहिए होता है रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए। कैसे, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, ये एफ और ये एफ। लेकिन दो वेक्टर हमें कब चाहिए होता है, जब इन दोनों का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हमें चाहिए होते हैं। जब हम अनइक्वल वेक्टर ले आएंगे, दो अलग अलग वेक्टर, जैसे कि ये एफ है और ये 2f है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो जीरो नहीं बन के वो क्या बनता है, उसका रिजल्टेंट कुछ एफ नेट इक्वल्स टू एफ इस डायरेक्शन में बनेगा। तो दो अनइक्वल वेक्टर तो नहीं दे सकते हैं जीरो, तो तीन अनइक्वल वेक्टर ट्राई करते हैं। पहले एक वेक्टर ए ले लेते हैं, फिर एक वेक्टर बी ले लेते हैं और एक वेक्टर सी भी हम लोग ले लेते हैं इस तरफ से। अब जो ये वेक्टर ए है और जो बी है, इनका कुछ रिजल्टेंट कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह से, जिसको ये सी कैंसिल करेगा। तो ऐसे हमको 3 अनइक्वल वेक्टर मिलके हमको जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। इसकी वजह से ये जो असर्शन है वो ट्रू है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन ए प्लेन रिक्वायर्ड टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज 3। चलो ये अपने आप में सही है। अब क्या कहा, इफ ए वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर इज जीरो देन दे मस्ट लाई इन ए प्लेन। देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि दो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो एक रिजल्टेंट देता है और उस रिजल्टेंट उसी प्लेन के अंदर होता है। यानी कि अगर ये दो वेक्टर हैं जो कि ये इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि इसी प्लेन के अंदर ये रिजल्टेंट भी रहता है। तो अब उस रिजल्टेंट को कैंसिल करने के लिए जो तीसरा वेक्टर चाहिए होगा वो भी उसी प्लेन में चाहिए होगा। तो जो तीन वेक्टर वो जीरो रिजल्टेंट दे रहे हैं, टोटल का जब रिजल्टेंट हम लोग जीरो निकाल रहे हैं R0, तो हमको तीन वेक्टर चाहिए जो कि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी ऐसे तो सही होता है, इफ वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर इज जीरो देन दे मस्ट लाई इन ए प्लेन। अब क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पाता है क्या, वो देखते हैं। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता, मैं वो रीजन बताता हूँ। क्योंकि रीजन, तो इसका जो आंसर जाएगा वो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वैसे क्यों हुआ, क्योंकि जब ये वेक्टर एडिशन जो ये जीरो दे रहा है, दे मस्ट लाई इन ए प्लेन, सही बात है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर भी जीरो दे सकते हैं। जैसे कि अगर दो वेक्टर हो एफ और एफ और एक वेक्टर भी एफ और इन तीनों के बीच में जो एंगल हो वो कुछ 120 डिग्री हो, 120 डिग्री। तो पहले तो ये जो वेक्टर है, ये दो वेक्टर का हम लोग जब रिजल्टेंट निकालेंगे इन दोनों का, तो उसका रिजल्टेंट निकल के आएगा कुछ इस तरीके से एफ। ये एफ और एफ मिला के बनाएंगे एक एफ, जो कि इस एफ को ये एफ कैंसिल करेगा, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री में फिर रहेंगे। तो यहाँ पे तीन इक्वल वेक्टर हैं, लेकिन एक ही प्लेन में है, तीन इक्वल वेक्टर हैं और उसका भी सम जो है वो जीरो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला गया अनइक्वल वेक्टर के बारे में बात किया गया है। तो ये अगर इक्वल और अनइक्वल दोनों की बातें करता तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता था, लेकिन इसमें अनइक्वल की बातें की गई है और ये इक्वल का भी एक केस इसमें बन सकता है। इसी वजह से ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। शायद से आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इसको एक बार ये लेक्चर, मतलब जो ये पार्ट है, आप एक बार देख सकते हैं ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कुछ असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इज ए वेक्टर। पहली बात, करंट के पास डायरेक्शन होता है और वेक्टर नहीं होता, तो इसको हम लोग असर्शन को फॉल्स करेंगे। फिर आता है द वेक्टर रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर होने के लिए पहले तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फिर डायरेक्शन होना चाहिए, सही बात है, लेकिन और एक चीज़ होना चाहिए, वो क्या है, एंड इट शुड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूरा नहीं किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स और नॉट करेक्ट, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
ए वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर 5 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 मीटर है, सॉरी 5 मीटर है, और जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो 12 मीटर है। और पहला वेक्टर क्या करता है, ये जो ए वेक्टर है वो 20 डिग्री बनाता है एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ 110 डिग्री बनाता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 110, तो ये टोटल हो गया, अगर ये 20 माइनस करेंगे तो 90 बचता है, यानी कि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो हम कैसे ऐड करते हैं, मैंने आपको नोट पे लिखाया था कि उसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको करना होता है। तो यहाँ पे आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि r इक्वल्स टू 25 प्लस 144 यानी कि 169 के अंदर रूट यानी कि 13। जो तो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कुछ ऐसे 13 आएगा, रिजल्टेंट आएगा 13। अब हमको इसका तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, अब डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। जो वेक्टर हमारा रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डायरेक्शन बनाता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा करके निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो हम इसको कर लेते हैं। tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या था, b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 12 है, 12 इंटू साइन थीटा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, बाय a कितना है 5 है, 5 प्लस 12 इंटू कॉस 90। ये टर्म पूरा 0 बन जाएगा क्योंकि cos 90 इक्वल्स टू 0 और sin 90 1 होता है, तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा 12/5। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/5। अब जो ये अल्फ़ा ये कौन सा एंगल है, अल्फ़ा ये एंगल है जो ये रिजल्टेंट इसके साथ बनाता है, और ये एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फ़ा प्लस ये जो भी ये इतना एंगल है, ये कौन सा है, ये 20 डिग्री है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, सो द रिजल्टेंट which makes angle with x axis is पहले तो अल्फा प्लस 20 डिग्री, जो अल्फा है ये प्लस 20 डिग्री, इसका जो आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि आज की वीडियो का टॉपिक है। तो एक चीज़ है, वेक्टर चैप्टर में सब्सट्रैक्शन ऑफ चैप्टर बोल के ऐसा, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बोल के ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये एक एक्सटेंशन है एडिशन ऑफ वेक्टर का। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब ये कैसे वो हम लोग करते हैं, तो उससे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने एडिशन में पढ़ा क्या था। तो एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, दो वेक्टर होते हैं जिसको हम ऐसे कुछ डायरेक्शन में लेते हैं, जिसके बाद उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हमको मिलता है। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर हमको पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर हमको दिया गया कि फाइंड आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम कैसे करेंगे, हमको तो बस एडिशन आता है, अब हम सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, आप इसको पहले तो आर वेक्टर को लिख लें ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि माइनस ऑफ बी भी एक वेक्टर ही है, बस नाम उसका माइनस बी वेक्टर हम लोग दे दिए हैं। और इसको हम अलग नाम अगर देना चाहें तो इसको हम एक नाम दे देते हैं सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हम लोग लिख लेंगे। तो अब सिंपल सी हमें ये क्या दिख रही है, एक एडिशन जैसे ही दिख रही है। अब इसको करें कैसे, पहले तो ए वेक्टर कुछ ऐसा दिखता है और ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर कुछ ऐसे था, ये बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा था, एंगल थीटा बन रहा था। तो माइनस ऑफ बी वेक्टर, अब कौन सा वेक्टर है वो कहाँ से हम लोग निकालेंगे। अगर कुछ वेक्टर इस तरीके से है और उसका हमको नेगेटिव लेना है, तो कोई नहीं, बस आप इसका जो ये हेड है और ये जो टेल है इसको बस आपको ऐसे पलट देना है, उसके बाद ये जो वेक्टर है वो पलट जाएगा। अगर वेक्टर कुछ इस तरीके से है तो वेक्टर कुछ इस तरीके से आप लोग रख दीजिए। तो हम लोग जब माइनस ऑफ बी वेक्टर लेंगे तो कुछ इस तरीके से उसका माइनस ऑफ बी वेक्टर आएगा, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे माइनस ऑफ बी वेक्टर ना बोल के सी वेक्टर बोलेंगे, ताकि कन्फ्यूजन हमको कम हो। लास्ट में हम माइनस ऑफ बी वेक्टर उसको बोलेंगे। तो अब इसका जो एंगल है वो ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बन रहा है, इसका जो एंगल बन रहा है वो बनेगा, टोटल एंगल ये कितना है, पाई है,
तो ये थीटा है, ये छोटा सा जो पार्ट है ये थीटा है और ये टोटल एंगल पाई है, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होना चाहिए, तो हम इसको पाई माइनस थीटा ले लेंगे। तो जो ए और सी के बीच में एंगल क्या है, थीटा, पाई माइनस थीटा है। तो अब सिंपल से हम लोग एडिशन इस पे करेंगे, सिंपली अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब इसको कैसे लगाएं वो देखते हैं। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, हम लोग सिंपली एडिशन ही पढ़ रहे हैं। हमने क्या बताया था, एक के हेड के साथ एक का टेल ज्वाइन होना चाहिए, तब जाके एडिशन हम लोग कर पाएंगे। तो इसको इक्विवेलेंट इमेज बना देते हैं, ए वेक्टर और ये सी वेक्टर बन गया, ये ए वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, रिजल्टेंट ये वेक्टर बनेगा जो अपोजिट ऑर्डर पे लिया जाएगा, तो ये बनेगा रिजल्टेंट। तो अब रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सी वेक्टर। अब जब हम इस r का मॉड लिखेंगे, r वेक्टर का मॉड, तो उसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और इन दोनों के बीच में क्या एंगल था, पाई माइनस थीटा था, तो 2ac कॉस पाई माइनस थीटा हम लोग ले लेंगे। अब जो r हमको मिलेगा वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस माइनस थीटा का, इसको हम लेंगे कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो इसको हम माइनस ऑफ कॉस थीटा लिखेंगे। अब हमको इसका आंसर मिल गया, r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2ac नहीं माइनस 2ac कॉस थीटा। अब हम अगर इस c को b में कन्वर्ट करेंगे, पहली बात c इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, c का मॉड इज इक्वल्स टू b का मॉड, क्योंकि अगर देखिए अगर b का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, तो c का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 10 न्यूटन ही होगा। हाँ, भले ही उन सबके डायरेक्शन अलग अलग हों, इन सबके डायरेक्शन अलग अलग हों, लेकिन ये जो है मैग्नीट्यूड इनके सेम है। तो यहाँ पे हम लोग c के जगह पे सिंपली c का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड के साथ सेम होता है, बस उनके डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये रिलेशन आप लोग अच्छे से याद रखिए, c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, लेकिन c का मॉड इज इक्वल टू b का मॉड। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, हमने बस c के जगह पे b को पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला, a माइनस b हमने निकाल लिया। तो सिंपली एक एक्सटेंशन वर्जन ही है ये एडिशन का, यानी कि एडिशन से ही हम लोग सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बस उसको हम लोग अच्छे तरीके से कर लें। इसके बाद हम चलते हैं एंगल कैसे निकालें। एंगल किसके बीच में, ये जो एंगल हमको यहाँ पे दिया गया अल्फ़ा, इसको हमको अभी निकालना है। तो अल्फ़ा कैसे निकालें, अल्फ़ा निकालने के लिए सिंपली आप वही वाला फॉर्मूला यूज करें जो पहले यूज करते थे। टेन अल्फ़ा को हम कैसे लिखते थे, टेन अल्फ़ा को हम लिखते थे b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा नहीं है, पाई माइनस थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और हमको पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे जो साइन होता है वो होता है पॉजिटिव। तो अब चलते हैं टेन अल्फ़ा को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा। तो इसका एंगल आपको अल्फ़ा ऐसे आपको निकालना रहेगा। तो ये होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करके हम ये टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन की मदद से इसकी जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे ऊपर फेंक के मारा जाता है वो क्या है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर एलम a माइनस b। पहले तो हमको ये जो यूनिट वेक्टर बोला गया है, अगर इसको हम भूल जाएं तो हमको क्या निकालना है, a माइनस b निकालना है। तो पहले a वेक्टर लिख लेते हैं, a वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप और b वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब हम a माइनस बी वेक्टर को एक नाम दे देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं r वेक्टर। तो हमको r वेक्टर जब निकालने जाएंगे तो a माइनस बी करेंगे, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप
माइनस के कैप। तो जब आर वेक्टर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 3i कैप और यहाँ से 2i कैप कट के i कैप बनेगा, 3j कैप से माइनस 3 कैप तो माइनस j कैप बनेगा और ये प्लस k कैप हो जाएगा। हमको r वेक्टर मिल गया। अब हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस r के अलोंग, जो कि हम सिंपली r कैप निकाल सकते हैं। कैसे? r वेक्टर अलोंग r, तो उसका मॉड और उसका वेक्टर के साथ उसको मैग्नीट्यूड का हम लोग सीधा डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर लिखेंगे i माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय उसका मॉड क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर। मैंने बताया था जब कंपोनेंट के फॉर्म में दिया गया हो तो इसके कोफिशिएंट को बस स्क्वायर करके रूट अंडर के अंदर लिख लेना है। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट अंडर 3। तो जो यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस बी, अब इसको हम लोग इसे नाम लिख सकते हैं। पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, अब a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टर जो है a माइनस बी कैप का जो कैप है, जो टोटल होल का जो कैप हम लोग लेंगे वो होगा 1/√3 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पे बोला जाए कि यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, तो उस वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड को बस डिवाइड कर देना है, आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। और सब्सट्रैक्शन ये कंपोनेंट के फॉर्म पे दिया गया था, इसलिए बहुत ही आसान से आप लोग कर पाए। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोफेसर चतुर इज 20 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट। प्रोफेसर चतुर कौन है मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा अगर हो पाएगा तो। इज 20 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको मैंने डायरेक्शन सेंस बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो नॉर्थ होता है उसको हम लोग जे कैप मानते हैं, जो वेस्ट होता है उसको हम लोग माइनस आई कैप मानते हैं, इसको हम लोग आई कैप मानते हैं, इसको माइनस जे कैप मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। पहले तो वी इनिशियल क्या था 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट पे, यानी कि माइनस आई कैप था, यानी कि इसको हम माइनस 20 आई कैप भी लिख सकते हैं। फिर जो भी फाइनल बना वो क्या बना, वो बना 20 मीटर। मतलब पहले गाड़ी कुछ ऐसे जा रहा था, फिर मतलब गाड़ी तो नहीं, प्रोफेसर चतुर कुछ ऐसे ये रहे प्रोफेसर चतुर, ये प्रोफेसर चतुर ये कुछ ऐसे चल रहे थे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर सडनली इन्होंने ऐसे मोड़ ले लिया। तो क्या हुआ, इनका वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ चला गया, यानी कि 20 मीटर जे कैप हो गया। अब हमें पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी। डेल वी वेक्टर जो होता है वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, यानी कि 20 जे कैप माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू है माइनस ऑफ 20 आई कैप। तो जो माइनस माइनस होकर क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप इज द आंसर। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये है प्रोफेसर चतुर, जो कि बुरी बात कभी भी सुनते नहीं, ये अपने कान को हमेशा ऐसे बंद करके रखते हैं। मैं इसको कल आपको दिखा दूंगा। ये कभी बुरी बात नहीं सुनते, बस ऐसे करके ये चलते रहते हैं, किसी की बुरी बात सुनना नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव ए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं एग्जाम पे। तो ये पूछा गया कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ फोर्सेस 2 न्यूटन फोर्स नहीं देंगे। तो हम सबसे पहले सबके सिनेरियो चेक कर लेते हैं। हमको पता है जब दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स होते हैं और उनके बीच में थीटा कुछ 120 डिग्री होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो खुद वही बनते हैं, यानी कि 2 न्यूटन बनेगा। अगर एफ और एफ के बीच में 120 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट भी एफ ही आएगा। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है और अभी भी इसी सेशन में हम पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन में हमने इसका एग्जांपल लेके बताया था, एफ 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 देन एफ लेके बताया था। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट है वो 2 आ सकता है। फिर आते हैं बी, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। ये जब 0 डिग्री पे होंगे तब ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये भी मिला देंगे तो 2 न्यूटन बनाएंगे। फिर आते हैं ये, जब ये 1 न्यूटन और 3 न्यूटन 180 डिग्री पे होंगे तब वो लोग बनाएंगे 2 न्यूटन, क्योंकि 3 न्यूटन से 1 न्यूटन अपोजिट में है तो 1 न्यूटन कटेगा, फिर 3 न्यूटन से 1 न्यूटन कटा तो 2 न्यूटन बचा। तो ऐसे करके 2 न्यूटन होके ये भी आंसर दे रहे हैं, यानी कि ये भी आंसर पे तीनों नहीं आएंगे। फिर आता है चौथा ऑप्शन चेक करने की बारी, ये 1 न्यूटन और 4 न्यूटन। जैसे कि इनमें अगर थीटा 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम ये क्या हो सकते हैं, ये 5 न्यूटन हो सकते हैं, 4 + 1 5। और थीटा अगर 180 डिग्री हो तो ये मिनिमम कितने जा सकते हैं 4 - 1 यानी कि 3 न्यूटन, यानी कि 2 न्यूटन तक पहुंचेंगे नहीं। इनका रेंज किन से किन तक रहेगा, 3 न्यूटन से 5 न्यूटन के अंदर इनका वैल्यू रहेगा। अगर थीटा 0 डिग्री है, सॉरी 180 है तो 3 न्यूटन, अगर थीटा 0 डिग्री है तो 5 न्यूटन।
तो इनका जो वैल्यू है वो 2 न्यूटन कभी होगा ही नहीं, तो ये फोर्सेस जो है रिजल्टेंट कभी देंगे ही नहीं 2 न्यूटन का। तो इसका जो आंसर जाता है वो ऑप्शन डी पे। चलते हैं इसके बाद एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर। ये एक ऐसा है कि अगर आपको मैंने 3 वेक्टर दे दिया, ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये है मैंने आपको सी वेक्टर दे दिया। अब मैंने बोला इसका रिजल्टेंट निकालो आप, तो पहले आप क्या करोगे, इसको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उसको इसके साथ ऐड करोगे, रिजल्टेंट निकालोगे। वही प्रोसेस को पॉलीगन लॉ के थ्रू हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये आप ध्यान रखिए, इन ऑपोजिट ऑर्डर। जैसे कि मैं कुछ वेक्टर ले लेता हूँ। वेक्टर सबसे पहले वेक्टर ए ले लेते हैं, फिर कुछ वेक्टर बी ले लेते हैं, फिर वेक्टर सी ले लेते हैं, फिर वेक्टर डी ले लेते हैं। कौन कौन से वेक्टर लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सॉरी ये सी वेक्टर ये नहीं, ये है वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। हमको बोला गया आर वेक्टर निकालने के लिए, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो एक रेगुलर पॉलीगन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ए वेक्टर ऐसे करेंगे, फिर बी वेक्टर कुछ ऐसा है उसको शिफ्ट करेंगे और इधर लाएंगे, फिर सी वेक्टर कुछ ऐसा है उसको शिफ्ट करके इधर लाएंगे, फिर डी वेक्टर कुछ ऐसा है उसको शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से लाएंगे, और फिर इस पॉलीगन को क्लोज करके हम एक क्लोज पॉलीगन बना देंगे। और उसको जो उसका जो क्लोजिंग साइड है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि ये सब ऐसे जा रहे हैं तो उसको हम ऐसे लाएंगे। उसकी वजह से जो ये बनेगा, ये अपोजिट साइड ये रिजल्टेंट बनाएगा, और ये सारे बनेंगे उसके कंपोनेंट, मतलब जो एडिशन वाले होंगे, जो वेक्टर गिवन होंगे, तो ये वेक्टर गिवन होंगे। अब ये आर कैसे वो हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको। तो एक पॉलीगन हम लोग पहले बना लेते हैं अच्छे से। ये रहा वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, ये रहा डी वेक्टर, फिर हम लोग बनाते हैं आर वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर हो गए, ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, आर वेक्टर। अब हमें प्रूव करना है कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए और बी को ऐड करेंगे। ए और बी को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल लो याद कीजिए, दोनों सेम ऑर्डर पे हैं तो एक अपोजिट ऑर्डर पे हमको लेना पड़ेगा। तो हमने एक अपोजिट ऑर्डर पे एक वेक्टर बनाया जिसका वैल्यू क्या है, हमने नाम दिया उसका r1। तो r1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस जो वेक्टर हमको मिला अब हम इसको भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हम ये चीज़ को, ये पार्ट को भूल जाते हैं, यानी कि ये है ही नहीं, ऐसे कुछ याद करते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 वेक्टर दिख रहे हैं, इन 2 वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे और क्या बनाएंगे, तीसरा वेक्टर बनेगा r2 वेक्टर। यानी कि हमको एक r2 वेक्टर मिला जिसका वैल्यू क्या है, r2 वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है। यानी कि ये r1 और c को मिलाएंगे, सेम ऑर्डर पे हैं दोनों, तो इनको मिलाएंगे तो एक थर्ड वेक्टर बनेगा अलग अपोजिट ऑर्डर में, जो कि रिजल्टेंट देगा इन दोनों का। फिर जब इसको सेम ऑर्डर पे हैं ये दोनों, जब सेम ऑर्डर पे हैं r2 और d, तो उसको मिलाएंगे तो ये अपोजिट में r वेक्टर देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, r वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर प्लस d वेक्टर। अब अगर हम इसको खोलते हुए चलें, यानी कि r वेक्टर तो है ही, r2 के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर और d वेक्टर तो बचा ही है। फिर अगर हम लोग r वेक्टर इक्वल्स टू r1 के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर प्लस d वेक्टर। तो हमको क्या मिला, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। यानी कि पॉलीगन लॉ को हमने प्रूव कर दिया कि ये एक्चुअल में कैसे रिजल्टेंट डिराइव करते हैं। तो ये होता है पॉलीगन लॉ, जब 2 से ज़्यादा वेक्टर हों तो इसको ऐसे ऐड करना रहता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, गिवन दैट p प्लस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू, दिस इज कैन बी ट्रू व्हेन। सिंपल सी बात है, आप कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं आंसर हूँ, मैं आंसर हूँ, मैं ही तुमको आंसर दे दूंगा और कोई दे नहीं पाएगा। तो आपको जब भी कोई फिजिक्स का क्वेश्चन दिया जाए तो आप फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगाएं, बस क्वेश्चन को कंसंट्रेट करें कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर आपने क्या कहना चाहता है वो कन्फर्म कर लिया तो आपका आंसर फिजिक्स में ऐसे ही निकल गया। फिजिक्स खुद ही बताता है, फिजिक्स के लिए कोई याद करना भी नहीं पड़ता आंसर।
जैसे कि आपको बायोलॉजी के लिए याद करना पड़ता है कि हाँ ये होता है वो होता है, फिजिक्स के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए और आप आंसर कर लेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। देख सकते हैं मैं ऑप्शन देख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आंसर बिना ऑप्शन देखे निकाल लूँगा। आप भी अगर ऑप्शन ना ही देख रहे हैं तो ना ही देखें, मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो अब ये दिया गया है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस p को इधर ले आएंगे, ये q को इधर ले जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा p वेक्टर और ये जाके इधर p माइनस वेक्टर बन जाएगा, और माइनस q तो इधर है ही, ये उधर जाके माइनस q वेक्टर बनेगा। तो -2q वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि q वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, जो कि ऑप्शन सेकंड में है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल वे में ये खुद ही आंसर बता रहा है कि मैं आंसर हूँ, मैं आंसर हूँ। ये क्वेश्चन खुद ही बताता है कि मैं आंसर हूँ। तो आपको एक बार देखना है कि एक्चुअल में दिया किया गया है। फिर चलते हैं और एक क्वेश्चन में, ये सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको ये सेम क्वेश्चन नहीं समझना है, दोनों सेम क्वेश्चन है। ये इसका मॉड है, यहाँ पे हमने वेक्टर लेके किया था। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। अब ये क्वेश्चन भी खुद ही चिल्ला के कहता है कि मैं ही हूँ आंसर, मैं तुमको आंसर दूंगा और कोई नहीं, किसी के पास मत जाओ। तो इस पर सिंपली आप क्या करेंगे, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मॉड। तो इसका जो मॉड क्या होता है, वो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab नहीं 2pq होता है यहाँ पे, 2pq कॉस थीटा, और जो इसका मॉड होगा वो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, रूट ऑर्डर हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। अब क्या है, दोनों साइड सेम सेम है तो कटेंगे, और ये इधर आके पॉजिटिव में ऐड होगा, तो 4pq कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये यहाँ आके 0 हो जाएंगे, इस तरफ आके 0 हो जाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू π/2, क्योंकि पाई जब कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो यहाँ पे ढूंढिए कि ये परपेंडिकुलर वाली कहीं पे, मतलब परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल या फिर π/2 या फिर 90 डिग्री कहीं पे ऑप्शन में है क्या। तो लास्ट ऑप्शन में देख सकते हैं कि पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा वो है 90 डिग्री, जो कि यहाँ से हमने निकाला है। तो खुद क्वेश्चन ही कहता कि मैं तुमको आंसर दूंगा, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं कंपोनेंट इन 3D समझने के लिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कंपोनेंट इन 3D होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये तीनों एक्सिस को समझना है। 3 एक्सिस ऐसे होते हैं कुछ, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। आप ऐसे मान सकते हैं, आपके और अगर दिख रहा हो तो ये आपको एक्स ले सकते हैं, आप इसको वाई ले सकते हैं, जेड, आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या लिया है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। तो ये जब हम एक वेक्टर लेंगे तो इस वेक्टर का कुछ प्रोजेक्शन इस तरह, अगर इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म पे अगर रखेंगे तो इसका 3 कंपोनेंट हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएगा इस तरफ, तो वो बनेगा ax, जो इस तरफ आएगा उसको हम नाम देंगे ay, जो इस तरफ आएगा उसको नाम देंगे az, यानी कि इसके तीनों कंपोनेंट है ax, ay, az। और ये जो वेक्टर है ये कुछ एंगल बनाता है इसके साथ अल्फा, कुछ एंगल इसके साथ गामा और कुछ एंगल इसके साथ बीटा, यानी कि ये कुछ एंगल भी बनाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि ये जो OA वेक्टर है, ये जो OA वेक्टर है वो कुछ एंगल अल्फा बनाता है, कुछ एंगल यहाँ पे बीटा बनाता है और कुछ एंगल गामा बनाता है, यानी कि एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा एंगल और जेड के साथ गामा एंगल, और उसके कंपोनेंट है ax, ay, az। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर 2 चीज़ लगाएंगे, एक तो ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ कौन से में लगाएंगे, ये वाले ट्रायंगल पे हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, और पैरेललोग्राम लॉ ये वाले पैरेललोग्राम पे हम लोग लगाएंगे। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे इसके कंपोनेंट और डायरेक्शन, कोसाइन, सब कुछ जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले हम लोग करते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दो जो सेम ऑर्डर हो तो जो तीसरा सेम मतलब अलग ऑर्डर पे हो वो उसका रिजल्टेंट है। पहली बात, यहाँ पे सेम ऑर्डर पे ये ई वेक्टर और ई वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है ये अपोजिट ऑर्डर पे है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। अगर आप इसको ऐसे 3D पे देखेंगे तो ये स्क्वायर के 2 साइड हैं, जैसे कि ये एक साइड है और ये एक साइड है, और स्क्वायर के 2 साइड सेम होते हैं, यानी कि ई ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर
हो सकता है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं और तो दो साइड सेम हो सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ई वेक्टर तो है ही, और ई ए को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर का एक साइड है, ये भी स्क्वायर का एक साइड है और दोनों साइड सेम होते हैं। तो चलिए ये तो हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग करते हैं पैरेललोग्राम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, वो कहता है कि दो साइड अगर हों जो कि रिप्रेजेंट करें दो वेक्टर को जो कि उस पॉइंट से अवे जा रहे हो, तो एक अवे जाने वाला डायगोनल होता है उनका रिजल्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ओ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। तो ओ ई वेक्टर का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, यानी कि ओ ई का जो वैल्यू ये है, ये उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो अब हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से क्या देख सकते हैं हम लोग कि जो ओ सी वेक्टर है वो ए वाई है, जो ओ बी वेक्टर है वो ए एक्स है, जो ओ डी वेक्टर है वो ए जेड है। तो इन सब के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और जो ओ ए वेक्टर है वो ए वेक्टर है। तो इसको हम लोग पुट करके लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यानी कि इन सारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर ये मिलेगा। ये उसको हमने 3D में समझा कि इन सारों के कंपोनेंट हैं। अब हम निकालेंगे कंपोनेंट का वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले आपको मैंने 2D पे बताया था, 2D में क्या बताया था कि अगर ऐसे दो एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और एक वेक्टर अगर इसके अंदर ऐसे कुछ थीटा एंगल बनाता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कॉस थीटा कहते हैं, और ये वाला जो एंगल होता है उसको ए साइन थीटा कहते हैं। यानी कि जो थीटा के साथ लग के होता है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है। तो सेम चीज़ को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सेम चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर जो है वो 3D पे है, यानी कि 3 तो ऐसे हैं, और जो वेक्टर है वो कुछ एंगल बनाता है। ये वेक्टर कुछ एंगल बनाता है। क्या क्या एंगल बनाता है, पहले तो अल्फा एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वो वाई एक्सिस के साथ, और गामा के साथ जेड है। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखें तो इसका जो ये कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, अगर ये वेक्टर ए है तो ये बनेगा ए कॉस अल्फा बनेगा, क्योंकि ये अल्फा यहाँ पे लगा हुआ है, ये बीटा यहाँ पे लगा है, तो इसको हम लोग ए कॉस बीटा लिख सकते हैं ये कंपोनेंट को, और ये जो गामा इसके साथ लग के है तो ए कॉस गामा लिख सकते हैं। यानी कि जब एक वेक्टर के साथ जो एंगल जुड़ा होता है उसको हम कॉस कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। यानी कि इसमें अगर थीटा को हम लोग ए कॉस थीटा में तोड़ रहे हैं तो इसको हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा, और ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा। अब हमें एक इक्वेशन मिला था यहाँ से कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। तो ए वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम, ए कॉस अल्फा आई कैफ, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो आई कैफ, फिर ए कॉस बीटा जे कैफ प्लस ए कॉस गामा के कैफ। हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं, इनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का नाम से पहचानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन के नाम पे पहचानते हैं। बस इनका आप नाम याद रखिए, इनको डायरेक्शन कोसाइन किया जाता है। उनका वैल्यू कैसे निकल सकता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई बाई ए, कॉस गामा इक्वल्स टू ए जेड बाई ए। मैं आपको बोलूँगा कि आप जब लेक्चर कर रहे हैं तब नोट्स लिख लीजिए। वैसे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जब नोट्स खुद से बनाते हैं तो वो आपकी ज़्यादा ही फायदेमंद रहती है। तो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। अब एक आइडेंटिटी है जिसका जो कि ये कहता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले जब ये जो वेक्टर हमें दिया गया है इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो क्या जो वेक्टर ए वेक्टर दिया गया है ए कॉस अल्फा आई स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा जे कैफ प्लस ए कॉस गामा के कैफ। तो इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए, वो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा रूट अंडर के अंदर हो सकता है, क्योंकि तीनों कंपोनेंट ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ऑर्थोगोनल होता है डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना रहता है। अब दोनों से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, जब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से ए स्क्वायर स्क्वायर कट के क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ को निकाल पाए हैं, इसका हमने प्रूफ निकाला है। तो वही चीज़ है कि जो ये आइडेंटिटी आपको याद रखना, ये बहुत ही काम में आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। हमने क्या क्या सीखा कंपोनेंट ऑफ 3D में, पहले तो वो तीनों कंपोनेंट में तोड़ता है, ए एक्स ए वाई ए जेड। ए एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। अब जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो वो हम लोग मान सकते हैं कि वो लोग डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इसके बाद इनके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ p इक्वल्स टू 3i कैप 4 12 देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ p। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछा गया है। पहली बात, एक वेक्टर दिया गया है जो कि 3 कंपोनेंट में है, यानी कि ए एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट इसका मिल गया हमको। ए एक्स क्या है 3 है, ए वाई इक्वल्स टू 4 है, ए जेड इक्वल्स टू 12 है। अब जो p वेक्टर है उसका मॉड कितना आता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 प्लस 144, यानी कि 25 प्लस 144 यानी कि 169 के अंदर होता है। तो इसको हम लोग 13 कह सकते हैं। तो इसका जो मॉड निकल के आता है वो होता है 13। हमें पता है कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए। यहाँ पे ए एक्स क्या है, ए एक्स तो पहले 3 है और ए जो है वो 13 है, यानी कि पी का मॉड जो होता है वो ए ही होता है, वो 13 है। तो वैसे कॉस बीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं 4/13 और कॉस गामा हम लोग निकाल सकते हैं 12/13। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 13 और इसका डायरेक्शन कोसाइन ये 3 हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको करना रहता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग एंगल निकाल एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस। यानी कि हमको अल्फा बीटा और गामा पूछा है, अल्फा एक्स के साथ बीटा वाई के साथ और गामा जेड के साथ। तो अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का वो मिल के आएगा वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √3 आएगा। और जो ए एक्स है वो 1 है, जो ए वाई है वो भी 1 है और जो ए जेड है वो भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो हम यहाँ से कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं 1/√3, ए एक्स बाई ए लिख सकते हैं। कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई बाई ए लिख सकते हैं, यानी कि √3 और कॉस गामा इक्वल्स टू 1/√3, यानी कि सारे इक्वल एंगल बनाते हैं। अल्फा क्या होगा कॉस इनवर्स 1/√3, वैसे बीटा भी कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा और गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3 ही आएगा। तो इससे हमने अल्फा बीटा गामा निकाल लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद ये वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बात। तो अभी इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन दैट वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ दिस। इनका रिजल्टेंट के साथ एक वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या देगा वो, गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा है, आई कैप है, आई कैप होता है। यानी कि इन दोनों को मिला के एक रिजल्टेंट, यानी कि p प्लस क्यू को मिलाएंगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा और उस रिजल्टेंट के साथ उस x वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको आई कैप मिलेगा। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 10k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप। मैंने इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐड कर दिया, इनकी दो वेक्टर को ऐड करके इसका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया। क्या निकाला, 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस 7k कैप। आर वेक्टर के साथ अगर कोई x वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा आई कैप। तो जो x वेक्टर होगा वो आई कैप माइनस आर वेक्टर होगा, यानी कि x वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस क्या होगा 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस 7k कैप। तो यहाँ से x वेक्टर में क्या मिलता है, i से -3i कटता है तो -2i कैप
-9 j कैप प्लस 7 k कैप। तो हमको यहाँ से एक्स वेक्टर मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोला गया था, इन दोनों का रिजल्ट निकालो, उसके बाद उसके साथ एक वेक्टर ऐड करो, जो वेक्टर ऐड करने के बाद क्या देगा, एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम लोग दी एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। तो चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।